14 हमारी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ हिस्सा ले रही हैं और इनके नेटवर्क्स के ज़रिए ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस पाकिस्तान को स्टेट ऑफ द आर्ट कैपेबिलिटी देंगे, हमारे नौजवानों को तरबियत देंगे और हमें फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के लिए तैयार करेंगे। हमारी हुकूमत ने 5 सालों के अंदर पाकिस्तान में 3G 4G टेक्नोलॉजी को फराहम किया, जिससे कि हमारे मुल्क में डिजिटल रेवोल्यूशन की बुनियाद रखी गई। इसी तरह CPEC से हमने फाइबर ऑप्टिक केबल की बुनियाद लाए और चाइना से एक नई फाइबर ऑप्टिक केबल ले की गई है जो मुकम्मल हो चुकी है, जिससे हमारा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा। और इसका ये एक फ़ायदा ये भी होगा कि गिलगित बल्तिस्तान में स्टेट ऑफ द आर्ट डिजिटल कनेक्टिविटी दस्तयाब होगी, जिससे गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान का सॉफ्टवेयर मरकज़ मुस्तकबिल में इंशाअल्लाह ताला बन सकेगा। वहाँ के नौजवानों को बहुत बड़ी कामयाबी मिलेगी। इसके साथ मैं CPEC के ऊपर भी कहना चाहूँगा कि हमारी हुकूमत का वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ का जो विज़न था कि चाइना के साथ हम अपनी पार्टनरशिप को इकनॉमिक पार्टनरशिप में तब्दील करें, उसकी कहानी CPEC के ज़रिए पूरी दुनिया में पाकिस्तान का सबसे बड़ा ब्रांड बन के उभरी है। आज पाकिस्तान, जिसको पिछले कई सालों से दुनिया सिक्योरिटी स्टेट के तौर पे देखती थी, जिसमें दहशतगर्दी की आंख से देखती थी, आज अमेरिका से लेके जापान तक, यूरोप से लेके ऑस्ट्रेलिया तक, मशरक़ वुस्ता से लेके जापान तक, दुनिया का हर मुल्क पाकिस्तान के CPEC के मंसूबे में शामिल होने में दिलचस्पी रखता है। सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स हमारे साथ CPEC पे काम करने के लिए तैयार हैं। अफ़गानिस्तान CPEC में शामिल होना चाहता है। तो पाकिस्तान को एक मजबूत इकनॉमिक ब्रांड मिला है, जिसने दुनिया को पाकिस्तान की तरफ किसी मनफी हवाले से नहीं, मुस्बत हवाले से जोड़ा है और पाकिस्तान की तरफ दुनिया की कशिश की है, अट्रैक्ट किया है पाकिस्तान को। और आज अल्हम्दुलिल्लाह CPEC की $46 अरब की इन्वेस्टमेंट में से तकरीबन $30 बिलियन की इन्वेस्टमेंट्स हम मुख्तलिफ तवानाई और इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स में एक्चुलाइज कर चुके हैं। और अब लॉन्ग टर्म प्लान जो CPEC का मुकम्मल हो चुका है, जिसमें कि अब हम 2020 और 2025 के दरमियान इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन के ऊपर तवज्जो देंगे। ये हमारे उस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के प्लान के साथ है जो विजन 2025 में हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर मुकम्मल करने के बाद अब सेकंड लेवल है, जिसके तहत हमने टारगेट किया है कि पाकिस्तान को 2025 तक हमने टॉप 25 इकोनॉमीज़ में लेकर जाना है। तो ये मंसूबा भी इस बात का तकाजा करता है कि अब हम पाकिस्तान को नेक्स्ट लेवल की कंटिन्यूटी फराहम करें। तो मैं ये बात कहना चाहूँगा कि जो 2018 का इलेक्शन है, दिस इलेक्शन इज़ अबाउट मेकिंग ए चॉइस कि क्या हम डेवलपमेंट के उस जर्नी को जिसके तहत हमने बुनियाद खड़ी की है, इसके ऊपर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की इमारत खड़ी करेंगे, या हम इस इलेक्शन में कोई चेंज ला के उस तरक्की के सफ़र में डिसरप्शन करेंगे। अगर हम डिसरप्शन करेंगे तो हम फिर ज़ीरो मीटर की तरफ चले जाएंगे। और वो $45 अरब जो पाकिस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स जिन्हें हमने PhD पे से शुरू किया, ये वो CPEC के मंसूबे की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। $45 अरब के वो मंसूबे जो हम अपने वसाइल से इस वक्त मुकम्मल कर रहे हैं या जिन पे काम कर रहे हैं, अगर कोई तब्दीली आएगी और इन मंसूबों में खलल आएगा तो ये मंसूबे लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे का शाहकार कहानी बन जाएंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि 90s के अंदर पीपल्स पार्टी की हुकूमत मोटरवे को 6 से 4 रोया करती थी, हम फिर 6 रोया करते थे, वो फिर उसे बंद करते थे, मंसूबे को फंड्स निकाल लेते थे, हम फिर आके फंड्स देते थे। तो इस्लामाबाद लाहौर मोटरवे 3 मोटरवेज़ की लागत में आके मुकम्मल हुई।
تو کیا یہ 45 ارب ڈالر کے منصوبے، جن میں موٹر ویز کے منصوبے شامل ہیں، توانائی کے منصوبے شامل ہیں، ہائی ویز کے منصوبے شامل ہیں، کیا یہ 45 ارب کے اندر ہی مکمل ہوں گے یا یہ 200 ارب کے اندر جا کے مکمل ہوں گے کسی ڈسرپشن کی وجہ سے؟ تو اس لیے میں بہت عاجزی کے ساتھ اور ادب کے ساتھ اپنے اہل وطن کو اور اہل قوم کو کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارا جو ڈیولپمنٹ جرنی ہے، پاکستان کو ہم بہت محنت کے ساتھ 3% کی شرح سے اٹھا کے 6% کے اوپر لائے ہیں۔ آج پاکستان کی جی ڈی پی گروتھ ریٹ 5.8% ہے، جو 13 سال کی ہائیسٹ ہے۔ اس گروتھ مومنٹم کو اپنے خطے میں دوسرے ملکوں کے ساتھ لے جانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم کسی ڈسرپشن کا حصہ نہ بنیں، ہم کنٹینیوٹی کو ووٹ دیں، ہم اس ڈیولپمنٹ جرنی کو جاری رکھنے کے لیے ووٹ دیں جس سے یہ تمام منصوبے مکمل ہوں اور پاکستان بھی 8 to 10% گروتھ ٹریجیکٹری کے اوپر آئے۔ عمران خان صاحب نے کہا جی 1 کروڑ نوکریاں دوں گا۔ بھئی آپ 1 کروڑ نوکریاں جیب سے نکال کے دیں گے؟ آپ یہ کوئی 1 کروڑ نوکریاں ریوڑیاں جو بانٹیں گے؟ 1 کروڑ نوکریاں تب آئیں گی جب پاکستان کی اکانومی 8% کے اوپر گرو کرے گی۔ اگر ہماری گروتھ ریٹ 8% کے اوپر نہیں جائے گی تو ہم 2 ملین جابز اینولی پروڈیوس نہیں کر سکتے۔ 2 ملین جابز جو ہیں یہ تب پیدا ہوں گی ہماری اکانومی میں جب 8% گروتھ آئے گی۔ اب 8% گروتھ کے لیے ہمیں بجلی بھی چاہیے، 8% گروتھ کے لیے ہمیں ٹرانسپورٹ اور انفراسٹرکچر کا جدید ڈھانچہ بھی چاہیے۔ یہ سارے منصوبے اگر مکمل نہیں ہوں گے جو شروع کیے گئے ہیں تو ہم کس طرح ہائر گروتھ ٹریجیکٹری کے اوپر آئیں گے؟ تو انفارچونیٹلی اس وقت میں پاکستان کے تمام پڑھے لکھے لوگوں کو، پروفیشنلز کو اور نوجوانوں کو یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ جو اس وقت کون مین آ گئے ہیں، یہ جو بہروپیے آ کے دھوکہ دے رہے ہیں کہ ہم 100 دنوں کے اندر پاکستان میں انقلاب لے کر آئیں گے، مجھے اس بات کا صرف جواب دے دیں کہ آپ کے پاس سینٹ کے اندر صرف 13 سیٹیں ہیں۔ آپ نے جتنا بڑا ریفارم ایجنڈا پیش کیا ہے، اس میں سے کون سا ریفارم ایجنڈا ہے جو آپ قانون سازی کے بغیر پاس کر سکتے ہیں؟ مجھے پی ٹی آئی کے دانشور جو شام کو آ کے ٹی وی کے اوپر گالم گلوچ کرتے ہیں اور لوگوں کی پگڑیاں اچھالتے ہیں، مجھے صرف اس بات کا جواب دیں کہ 13 سینیٹرز کے ساتھ آپ کون سی قانون سازی ہے جسے مکمل کر سکیں گے؟ آپ کے پاس تو 53 سینیٹر نہیں ہیں کہ جن کے ساتھ آپ ایک قانون بھی پاس کر سکیں۔ تو یہ جو باقی ماندہ آپ نے تقریباً 40 سینیٹر لینے ہیں، یہ 40 سینیٹر کس سے لیں گے؟ کیا پیپلز پارٹی کے ساتھ اتحاد کریں گے؟ جس طرح سینٹ کے اندر آپ نے اتحاد کیا اور چیئرمین سینٹ پیپلز پارٹی کا بنوایا، تو کیا پی ٹی آئی پیپلز پارٹی کو سینٹ میں ووٹ دے گی؟ تو پھر اس کا مطلب تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو ووٹ دے کے ہمیں جو واپس ملیں گے وہ زرداری صاحب ملیں گے۔ تو کیا عمران خان کو اور پی ٹی آئی کو ووٹ دینا زرداری صاحب کو ووٹ دینا ہے؟ تو یہ دھوکہ آپ قوم کے ساتھ نہیں کر سکتے۔ اس وقت کوئی پارلیمنٹ کے اندر عددی طور پہ نہیں ہے جو یہ ان کی بدتمیزی ہے، یہ ان کی بدتمیزی کا آپ مظاہرہ کر لیجئے۔ جو خود کو ڈیموکریٹس کہتے ہیں، ان کے اندر اتنا حوصلہ نہیں ہے، ان کے اندر اتنا ڈیموکریٹک کلچر نہیں ہے کہ یہ پریس کانفرنس بھی کسی کی سن سکیں، اور یہ فیشسٹ لوگ ہیں اور یہ فیشزم کے قائل ہیں، اور اسی لیے ضروری ہے کہ ان کو انتخابات میں شکست دی جائے اور پاکستان کو ان سے محفوظ رکھا جائے۔ تو میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ انہوں نے جو 100 دن کا منصوبہ پیش کیا ہے، ابھی آپ نے دیکھا کہ حکومت سازی کے 2 فیصلے کرنے پڑے، ایک خیبر پختونخوا اور ایک پنجاب میں وزیر اعلیٰ لگانے کا، دونوں جگہ واپس لیا۔ میں عمران خان صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ جب کرکٹ کے کیپٹن تھے تو آپ ٹاس کیا کرتے تھے، تو کبھی یہ ممکن ہوا ہے کہ آپ ٹاس کرنے کے بعد فیلڈنگ کا فیصلہ کر کے ڈریسنگ روم میں آئے اور کوچ نے کہا کہ بھئی یہ کیا کر رہے ہو، وہ تو
बैटिंग की विकेट थी तो जाओ जाके कहो कि नहीं मैंने फील्डिंग नहीं बैटिंग करनी है। क्रिकेट में भी जब टॉस जीतने के बाद एक फैसला कर लिया जाए वापस नहीं होता। तो यहाँ पे हुकूमतों के मामलात में नहीं जी वो सोशल मीडिया पे ज़रा हिलजुल हो गई तो मैं फैसला वापस लेता हूँ। तो ये बात साबित करती है कि ये अनाड़ी क़यादत है। इमरान खान साहब ने आज तक एक बल्दियाती इदारा नहीं चलाया, आज तक एक सूबाई इदारा नहीं चलाया, आज तक एक कौमी इदारा नहीं चलाया। और मैं आखिर में सिर्फ एक बात अपनी ख़त्म करता हूँ कि जो लोग पीटीआई को वोट देने का सोच रहे हैं, मैं उनको एक सवाल करना चाहता हूँ कि आपसे अगर कोई आपकी मोटरसाइकिल की चाबी मांगे कि मुझे मोटरसाइकिल दीजिए ज़रा मैंने बाज़ार तक जाना है, तो आप आंखें बंद करके उसे मोटरसाइकिल की चाबी देंगे? पहला सवाल ये सोचेंगे कि क्या इसने कभी मोटरसाइकिल चलाई है? और अगर आपको ये पता चले कि चलाना तो दूर की बात है, इसने आज तक मोटरसाइकिल को किक भी नहीं लगाई, तो आप उसे क्या अपनी मोटरसाइकिल की चाबी कभी देंगे? नहीं देंगे। तो अगर एक मोटरसाइकिल को चलाने के लिए तजुर्बे की ज़रूरत है, तो 20 करोड़ आवाम के मुल्क को चलाने के लिए किसी तजुर्बे की ज़रूरत नहीं है। एक ऐसा शख्स कि जिसने एक बल्दियाती इदारे की भी मशीन को किक नहीं लगाई, सूबाई वजारत नहीं चलाई, वफाकी इदारा नहीं चलाया, वो हमें कहे कि मैं पाकिस्तान को मंजिल मकसूद पे पहुंचा दूंगा। वो पाकिस्तान का एक्सीडेंट तो खुदा ना खास्ता कर सकता है, वो पाकिस्तान को मंजिल पे नहीं लेके जा सकता। आज पाकिस्तान को अगर अंधेरों से हमने निकाला है, अमन कायम किया है, तो इसकी बुनियाद मुस्लिम लीग नून का वो तजुर्बा है जो उसे डेवलपमेंट सेक्टर में हासिल है। इसीलिए मैं समझता हूँ कि जो हमने 5 साल में डेवलपमेंट में कामयाबियाँ हासिल की हैं, ज़रूरी है कि अगले 5 साल के तसलसल से हमें मौका दिया जाएगा। इंशाल्लाह पाकिस्तानी कौम हमें वोट देगी ताकि हम पाकिस्तान को इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से हमकिनार कर सकें। बहुत शुक्रिया। नहीं 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 बढ़ चुकी है, नहीं नहीं 21 भी नहीं, 25 से ऊपर जा चुकी है। अच्छा सर, आप एक्सपोर्ट जो है वहीं की वही है। नहीं 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 मेरी बात। अच्छा, आप एक्सचेंज कर दीजिएगा। और दूसरी बात सर, ये जो है फेसबुक सोशल मीडिया पर जुबान बदतमीजी और गंदी जबान इस्तेमाल होगी, दोनों चाहे आपकी पार्टी की जानिब से की तरफ से भी और पीटीआई की तरफ से, वो अब टॉक शोज में भी आ। देखिए जी, मैं सबसे पहले तो मैं यकीनन आपसे इत्तफाक करता हूँ कि हमें इलेक्शन को और जमहूरियत को ज़ाब्ता अखलाक में चलाना चाहिए और मुखालफत को ज़ातियात पे नहीं लेके जाना चाहिए। हर पार्टी को अपने प्रोग्राम पे बात करनी चाहिए, अपनी कारकर्दगी पे बात करनी चाहिए। जब आप अपनी कारकर्दगी और प्रोग्राम से हटते हैं तो इसका मतलब यह है कि आप खाली हैं, खाली हाथ हैं, आपके पास कुछ कहने को नहीं है। तो इसलिए जो भी ज़ातियात पे जाता है, मैं अपील करता हूं कि हमें डेमोक्रेटिक कल्चर का मुजाहरा करना चाहिए। आपने सवाल किया पाकिस्तान जी।